बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और याद रखिएगा 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम है सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, सेम यही प्रश्न आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देख के आप लोग पूरा सब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, जब समझ में नहीं आएगा क्या लिखे नहीं लिखे तब आप पछताइएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा इस वीडियो को देख लीजिए, यही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा 20 फरवरी को सोशल साइंस के दिन, ठीक ना। तो पूरा रट लीजिएगा, देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न सब पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपका कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, ध्यान से उत्तर को समझ लीजिएगा। सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना। उत्तर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही। उसने सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। वह प्रसा का चांसलर था। उन्होंने रक्त और लौह नीति का पालन किया। सर्वप्रथम उसने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। 1864 ईस्वी में उसने डेनमार्क पर आक्रमण स्वेल्सविंग और हाल्स्टाइन को अपने अधीन कर लिया। बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि कर 1866 ईस्वी में सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। अंततः 1870 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। इस प्रकार आपको उत्तर लिख देना है, ठीक ना। पूरा याद नहीं भी रहेगा तो 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि सोशल साइंस है, सेम ऐसा ही पेपर आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बाद में आप सभी को पछताना पड़ेगा, इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, ठीक ना। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है साम्यवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जरशाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों का जीवन अत्यंत ही दयनीय था। अतः 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति हुई, जिसमें जनता की बागडोर सर्वहारा अर्थात कृषक, मजदूर और जनसामान्य के हाथों में आ गई। उत्पादन पर अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है ना। इस प्रकार लिखना आपको, बिल्कुल यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 20 फरवरी को सोशल साइंस के एग्जाम के दिन, ठीक है ना। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा सभी विषय का, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है हो चिह मिन्ह के बारे में संक्षिप्त में लिखे, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा उत्तर, कि 1917 ईस्वी में हो चिन्ह मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो चिन्ह मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंगे अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो चिह मिन्ह की सरकार बनी।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ठीक है ना, ध्यान से आपको समझना है क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। चौथा प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। इस संगठन के गठन के पूर्व आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग में चिन्हित था, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगी। इसी समय लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शास्त्र अधिनियम तथा इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था, ठीक है ना, रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। सरकार को मजबूर होकर प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी तक कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था, फिर भी इस जीत में भारतीय राष्ट्रवादियों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए A.O. हुमन में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है ना। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कोयला एवं लौह उद्योग में औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उद्योग की प्रगति कोयला एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे ये यंत्र चलाए जाते हैं। अतः नए उद्योगों के निर्माण की प्रक्रिया में कोयला एवं लौह उद्योग गति प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आविष्कार किया। नई नई मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता बढ़ती गई। नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाले युग को इस्पात युग भी कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। मेरा 100% गारंटी है यही प्रश्न रहेगा, इसको तो आप लोग घोल के पी जाइएगा, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका कि नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। उसके बाद देखिए, इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं।
जिसने यूरोप के 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न, ध्यान से वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न करें, समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि समाजवाद धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सब सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद की चरम परिणति है। इसके रचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। इसमें अधिकार एवं कर्तव्य में आत्मार्पित समुदाय एवं सामंजस्य स्थापित होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हो की मिन्ह मार्ग क्या है। हो की मिन्ह मार्ग क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, कि वियतनामियों को रसद सप्लाई मार्ग को चिह मिन्ह मार्ग था। प्रस्तुतः हो चिह मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरा हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकालकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतनाम एवं उसके समर्पित लोग तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफ संघर्ष से उसे वापस होना पड़ा था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करें, कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षेप में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक रूप से विकासशील देशों के लिए कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण दिशा तय करता है। कुटीर एवं लघु उद्योग देश के गांव में भी रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। कृषक भी कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी मूल कार्यों को करते हुए अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो मैंने आपको 10 सब्जेक्टिव बताया है, तो पूरा रट लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में रहेगा। बाकी सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा।